नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय इटावा की द्वारा संचालित इन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो है छंद। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। अगर हम काव्य शास्त्र में छंद शब्द का अर्थ देखें तो काव्य शास्त्र में छंद का अर्थ होता है आह्लाद या प्रसन्नता। इस प्रकार से देखें तो छंदबद्ध रचना को ही हम काव्य कहते हैं। इसलिए छंद का संबंध पद्य से ही होता है, गद्य से नहीं। छंद शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद में छांदोग्योपनिषद में मिलता है। लौकिक छंदों की सबसे पहले व्याख्या पिंगल ऋषि ने की थी, इसलिए पिंगल ऋषि को छंद ऋषि भी कहा जाता है। लौकिक छंदों का सबसे पहले प्रयोग हमें वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण में देखने को मिलता है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य को छंदों की देन या छंदों की जो देन है वो अपभ्रंश भाषा की है। अब इस प्रकार से अगर हम छंद की परिभाषा देखें तो देखिए, पद्य में मात्राओं व वर्णों का ऐसा संख्यात्मक विन्यास जिसमें यति व गति से संगीत भी उत्पन्न हो, छंद कहलाता है। फिर से देखिए परिभाषा, पद्य में मात्राओं व वर्णों का ऐसा संख्यात्मक विन्यास जिसमें यति व गति से संगीत भी उत्पन्न होता हो, छंद कहलाता है। छंद के प्रमुख अंग, अब देखिए छंद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्ण व मात्रा। छंदों में वर्ण का आधार स्वर ही होते हैं, अर्थात स्वर या स्वरयुक्त व्यंजन को ही वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन या बिना मात्रा वाला व्यंजन या आधा वर्ण काव्य शास्त्र में वर्ण नहीं होता। तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र में अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। काव्य शास्त्र में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, लघु, गुरु और प्लुत। लघु वर्ण में ए, ई, उ और री, इन 4 मात्राओं वाले जो व्यंजन हैं वो लघु वर्ण कहलाते हैं। लघु वर्ण में एक ही मात्रा होती है। दूसरा है गुरु वर्ण, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये तथा इन मात्राओं वाले व्यंजन गुरु वर्ण कहलाते हैं। गुरु वर्ण द्विमात्रिक होते हैं। तीसरा है प्लुत। जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगे वह प्लुत होता है। प्लुत का प्रयोग संस्कृत में ज़्यादा होता है। अब आगे देखिए, छंद का अगला जो प्रमुख अंग है वो है गण। गण का अर्थ होता है समूह है। गण का क्या अर्थ है? समूह है। 3 वर्णों के नियत समूह को गण कहते हैं। गणों का संबंध वर्णिक छंदों से ही होता है। गण 8 होते हैं। गणों की गणना के लिए एक सूत्र है, ये माता राजभान सलगा। ये माता राजभान सलगा। इस सूत्र के द्वारा हम सभी गणों के नाम और उनकी मात्राओं का पता लगा सकते हैं। जैसे शुरू से है ये माता, यानी ये गण हो गया, तो ये माता, ये 3 अक्षर मिलकर उसका पूरा बन गया और मात्रा हो गई लघु, गुरु, गुरु।
प्रकार मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण आदि सभी गणों की गणना हम कर सकते हैं। नगण जो गण है वह सर्व लघु है, क्योंकि इसके तीनों ही वर्ण क्या हैं, लघु हैं। और मगण जो है वो सर्वगुरु, अर्थात इसकी तीनों मात्राएं ही क्या हैं, गुरु हैं। आगे देखिए, छंद का जो तत्व है वो है यति। अब यति क्या होती है? छंद को पढ़ते समय निश्चित मात्राओं या वर्णों की संख्या के बाद गति या लय उत्पन्न करने के लिए जो विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। यानी जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी गाना गाते हैं, तो गाते गाते एक अल्प समय के लिए जो हम विराम लेते हैं वही क्या कहलाती है, यति कहलाती है। यति के अभाव में छंद में संगीतात्मकता उत्पन्न नहीं हो सकती, अर्थात संगीत उत्पन्न करने के लिए यति का प्रयोग किया जाता है। अगली देखिए, गति। अब गति क्या होती है? छंद पढ़ने या गाने की लय या प्रवाह को गति कहा जाता है, अर्थात हम जिस गति से या जिस स्पीड से जो गाते हैं छंद या गाना या कोई भी कविता, तो उसका जो प्रवाह होता है गति कहलाती है। अगला जो चरण बिंदु है वो है पद या चरण। छंद का जो चतुर्थ अंश होता है उसे पद या चरण कहते हैं। चरण दो प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। विषम जैसे हम गणित में पढ़ते हैं, पहला और पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं ये संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। उसी प्रकार छंद के पहले व तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। सम चरण। छंद का दूसरा व चौथा चरण क्या कहलाता है, सम चरण। तो छंद में कितने चरण हो गए, दो, विषम और सम। दो चरणों वाली जो एक पंक्ति होती है उसको दल कहते हैं, अर्थात पहला और दूसरा चरण मिलकर एक जो पंक्ति बनाते हैं उसे दल कहा जाता है। अगला छंद का जो भाग है वो है तुक। छंद के चरणांत में ध्वनि साम्य को तुक कहा जाता है। ध्वनि साम्य अर्थात जैसे पहला जो चरण है वो जिस ध्वनि पे ख़त्म होता है दूसरा चरण भी उसी ध्वनि पर ख़त्म होता है। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ देखिए प्रथम दल में क्या है, लूट, और अंतिम दल दूसरे दल में क्या है, छूट। तो यहाँ लूट और छूट एक ध्वनि साम्य है और इसी ध्वनि साम्य को क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। इस प्रकार ये हमने छंद के अंग पढ़े हैं। इन अंगों को मिलाकर ही छंद की रचना की जाती है। छंद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंदों पर चर्चा करते हैं। मात्रिक छंद मात्राओं पर आधारित होते हैं, अर्थात इनका आधार मात्राओं का संख्यात्मक विन्यास होता है। इनमें मात्राओं की संख्या पर ही ध्यान दिया जाता है, उनके क्रम पर नहीं। मात्रिक छंदों के तीन भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद, इसमें चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी चरण तो कितने होंगे, 4, और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगी, समान। जैसे पहले चरण में 12 मात्राएं हैं तो दूसरे में भी 12, तीसरे में भी 12 और चौथे में भी 12। सममात्रिक छंदों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ये सभी छंद क्या हैं, सममात्रिक। इनके चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं। अगला है अर्धसममात्रिक। इसमें
विषम चरणों में व सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। अर्थात पहला व तीसरा चरण तथा दूसरा व चौथा चरण, इनमें मात्राओं की संख्या समान होती है। दोहा, सोरठा और उलाला, ये छंद हैं वो अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अब है विषम मात्रिक छंद। सम व अर्ध सममात्रिक छंदों की विशेषता को छोड़कर अन्य विशेषता वाले मात्रिक छंद विषम मात्रिक छंद होते हैं। 4 चरणों से, या ये भी कह सकते हैं कि 4 चरणों से अधिक चरणों वाले छंद भी विषम मात्रिक छंदों में गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए कुंडलियाँ और छप्पे छंद। इस प्रकार आज हमने छंद के तत्व या अंग और छंदों के प्रकारों के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम मात्रिक छंदों के उदाहरण और लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।